राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ आज जुड़े हैं भाई स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक भाई राम राम। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, प्रणाम, जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आप ये मानते हैं कि बंगाल के चुनाव में जो हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, वो हालांकि बहुत लंबी एक प्रक्रिया थी, और जैसा कि कहा जाता है राजनीति में कि भैया प्रो मुस्लिम राजनीति कीजिए पर अपनी छवि एंटी हिंदू मत बनाइए। ममता बनर्जी की छवि एंटी हिंदू बनाने में कामयाब रही भाजपा। वैसे ही छवि कुछ कांग्रेस की बन रही है, वैसी ही छवि कुछ समाजवादी पार्टी की बन रही है। ऊपर से ऐसे में जब सयोनी घोष का वो गाना दिल दिल में है काबा आंखों में मदीना, या इस टाइप का एक गाना नहीं आया था, तो मारे उसने हृदय भी काछे चुनाव के काबा और नयने मदीना। मारे हृदय काछे हाँ, काबा और नयने मदीना। वो बहुत वायरल हो गया था चुनाव के दौरान, और उसने एक नैरेटिव बनाने का काम किया कि भैया इनके तो दिल में काबा और आंखों में मदीना है, हिंदुओं को कौन पूछने वाला है। और उस चुनाव के दौरान सयोनी घोष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही हिंदुओं को कंसोलिडेट करने में, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया है ब्राह्मणों के बारे में, और वो एक बयान नहीं, राजकुमार भाटी कह रहे कि था मेरी आप 7 सेकंड की क्लिप चला रहे हो। राजकुमार भाटी के तो बहुत सारे वीडियो आ गए जिसमें वो ब्राह्मणों को अपशब्द बोल रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं कि सुबह सुबह 2 लोग निकलते हैं, एक जो है झाड़ू लेके सफाई कर्मी घर से निकलता है, एक ब्राह्मण जो है टिक्का लगा के पंचांग लेके निकलता है। वो सारा दिन हिंदुओं को बेवकूफ बनाता है, लूटता है, लूट के पैसे कमाता है ब्राह्मण। उनका वो वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। आपको लगता है कि ये इस प्रकार के नैरेटिव जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ काम करते हैं और वाकई ये चुनाव में मुद्दा बन जाते हैं? इससे वाकई डैमेज होता है? आप भी मानते हैं ये? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं इसको नैरेटिव नहीं मानता हूं, ये यथार्थ है। और ये तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक यथार्थ है कि इस देश में पिछले लगभग 200 वर्षों का जो ईसाई शासन चला, उसने एक चीज तो ये स्थापित कर दी मैकाले और मिशनरियों ने कि हिंदू होना बहुत गर्हित बात है। भला हो तकनीक का, भला हो हमारे लोगों का, भला हो हिंदुओं का, सनातन का, जो इससे लड़ते रहे। और 2014 में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई और तब हिंदुत्व गर्व का भी विषय बना। हिंदुत्व वेयरिंग ऑन आवर स्लीव्स एक बड़ी अच्छी बात मानी जाने लगी। वरना आप और मैं उस पीढ़ी के हैं जहां आपके टीके पर आपत्ति होती थी, आपकी शिखा पर आपत्ति होती थी। बहुत दूर की बात नहीं है, 30 वर्ष पहले बिहार में एक पूरी की पूरी जनसंख्या ने अपना सरनेम छुपा लिया था। क्यों छुपा लिया था? अचानक से कुमार, आनंद, गौतम, कणाद ऐसे ऐसे सरनेम लगने लगे। मिश्रा, पाठक, सिंह ये सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि भूरा बाल साफ करो की बात आई थी। पिछले 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश और बिहार में तथाकथित सामाजिक न्याय की वो उग्रपंथी सरकारें आई जिन्होंने एक ऐसा विभाजन क्रिएट किया इस देश में कि हिंदू होना ही शक की बात हो गया। उत्तर प्रदेश में एक क्रांति हुई 2017 में और वहां पर हिंदुत्व के नाम पर वोट हुआ। इस बार बंगाल में वही हुआ है। इसलिए इसको नैरेटिव मत कहिए। राजकुमार भाटी हो, नाबदानी कीड़ा, या फिर अखलाक जादो हो, ये सब के सब
उस टूल का, उस वैश्विक टूल का हिस्सा हैं जो हिंदुत्व को डिसमेंटल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसमें से एक नाली का कीड़ा जो है स्टालिन, वो विधानसभा में इसको बोलता है, छुपाता नहीं है। क्यों? क्योंकि 70 वर्षों से तमिलनाडु में ईसाई शासन ही चल रहा है। पेरियार क्या था, करुणानिधि क्या था, एमजीआर क्या था? और आप कहेंगे कि जयललिता ब्राह्मण थी, तो मैं मुस्कुरा दूंगा। पूरा द्रविड़ आंदोलन जो खड़ा हुआ है द्रविड़ों के नाम पर, ये पूरा का पूरा एक तमाशा नहीं है तो और क्या है? क्योंकि आर्यों और द्रविड़ों का जो आक्रमण और इसका लेन देन का हिसाब था, वो तो मुंह के बल गिर गया है। वो तो इनकी वैचारिक माता जो है रोमिला थापर, उसने अपने जीवन के सांध्य काल में स्वीकार कर लिया कि ऐसी कोई थियरी नहीं है। आर्यन इन्वेजन का पूरा मामला ही मुंह के बल गिर चुका है। राखी गढ़ी से लेके हरियाणा से लेके हिमाचल तक ऐसी जगहों पर जो खुदाइयां हो रही हैं, वो बता रही हैं कि भाई यहाँ तो 5,000 साल पहले सभ्यता थी, यहाँ तो 10,000 साल पहले के निशान मिल रहे हैं। हड़प्पा से लेके सिंधु घाटी सभ्यता तक सब कुछ अब परिवर्तित हो चुका है। अब वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग वीडियो हो जाएगा जिस पर मुझे जाना पड़ेगा कि ये सरकार भला आर्यन आक्रमण के सिद्धांत को अभी तक क्यों नहीं हटा पाई है। तो जाल नहीं है, नैरेटिव नहीं है, ये यथार्थ है कि हिंदुत्व को डिसमेंटल करने के लिए तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक, आपने जिस हरामखोर नालायक लतखोर की बात की है भाटी की, उसने केवल ब्राह्मणों पर टीका टिप्पणी नहीं की है सर, उसने हमारे प्रभु श्री राम पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वो ये भी कहता है मरदूद कि रामायण तो दरअसल बौद्ध कथा है, वो दो श्लोक कहीं से रट के आ जाता है और वो उसकी अपने मन से व्याख्या करके ये भी बताता है कि भाई राजा दशरथ के 2 पुत्र थे, राम लक्ष्मण, और सीता उनकी पुत्री थी। लेकिन इस देश में ब्राह्मणों को, हिंदुओं को कुछ भी कहने का आपको लाइसेंस है। और हिंदुत्व का जो स्वभाव है, जो इनग्रेन्ड है आप में या हम में, वो नेचर, चूंकि हम सभ्यता के उस सोपान पर पहुंच चुके हैं कि हम असभ्य अरबियों की तरह, रेगिस्तानियों की तरह और उनको अपना बाप मानने वाले जाहिलों की तरह सर तन से जुदा करने में ना यकीन रखते हैं, ना उसके नारे लगाते हैं। और दूसरा जो हमारा रोग है वो ये है कि हमें अपनी जाति का इतना गुमान है कि हमारे लिए अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो जाए, अगर महाराणा प्रताप का अपमान हो जाए, या अंबेडकर का अपमान हो जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है बनिस्बत प्रभु श्री राम का अपमान होने के, या मनुस्मृति का, या इसका। ये हमारी अजीब सी बात है, लेकिन ये पिछले 600-700 वर्षों की देन है। इसका क्या करेंगे आप? लेकिन आपके इस कथन से मैं एकदम असहमत हूं कि ये नैरेटिव है। ये नैरेटिव नहीं है सर, ये यथार्थ है। और ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा प्रहार क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण ही वह आधार स्तंभ है। अब इस बात पर भी कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन वो है, उसका आप क्या करेंगे? जिन्होंने अपनी श्रुति परंपरा से, अपनी परंपराओं से हिंदुत्व को बचा कर रखा है, जिन्होंने गोवा, अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि सबसे बड़े डकैत, सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े नरसंहारक जेवियर तक ने ये कह दिया है, और बाकायदा उसकी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अगर गोवा में, और ये 500 साल पहले की बात है, ब्राह्मण नहीं होते तो मैं पूरे गोवा को कब का धर्म परिवर्तित कर चुका होता। तो ये ब्राह्मणों पर प्रहार नहीं है सर, ना, ये हिंदुत्व पर प्रहार है, ये सनातन पर प्रहार है, ये हमारी आस्था पर प्रहार है। और वो प्रहार इसलिए है क्योंकि अगर इन अब्राहमिक रिलीजन्स को, मजहबों को, इन राजनैतिक विचारधारा, जिसको मैं राजनैतिक विचारधारा कहता हूं, इसको कहीं से अगर कोई टक्कर बची है तो वो हिंदुत्व से बची है। जी नहीं,
अच्छा, ठीक है, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, पर मेरा सवाल थोड़ा सा राजनैतिक है जी। कि भाई ये अखिलेश के लिए जो रणनीति बनाने का काम अब तक वो आईपैक कर रही थी, ऐसा सुनने में आया है, और आईपैक ने ही ये इनको पीडीए वाली रणनीति बना के दी है। तो आईपैक वाले तो सर एक एक बयान, क्या बोलना है, कब बोलना है, क्या कार्यक्रम करना है, कौन सी रैली करनी है, क्या लाइन लेनी है, क्या किन वर्गों को जोड़ना है, कौन सा जातीय सम्मेलन करना है, किस नेता को कहां जोड़ना है, किस सीट से किस नेता को टिकट देना है, जातीय समीकरण क्या है, ये सब नफा नुकसान करने का ही, जोड़ने का ही ना पैसा लेती है आईपैक। जो उनका 1,000 करोड़ रुपए का बजट होता है वो आखिर क्या होता है? उनके पास तो हजारों लोगों की टीम होती है। तो क्या अखिलेश को ये निर्देश नहीं है कि अपने जो आपके ये स्पोक्समैन हैं, जो नेशनल टीवी पे रोज आपको डिफेंड कर रहे हैं, बाकायदा अधिकृत प्रवक्ता जो हैं, वो इस प्रकार की बदजुबानी कर रहे हैं और सीरीज में कर रहे हैं? एक तरफ अखिलेश जो है वो मंदिरों में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए, उनके प्रवक्ता ऐसे बयान दे रहे हैं। ये इसका विरोधाभास क्यों है? इसका कोई विरोधाभास नहीं है सर, मैं बता रहा हूं। इसका एकमात्र कारण है कि ये जनता को मूर्ख समझते हैं और समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जनता अपने मन से कर ले, हाँ, ठीक है ना। वो अगर नहीं समझते तो अखिलेश यादव, वो वीडियो अभी भी घूम ही रहा है जिसमें वो कहे कि पंडितों से हम, वो जो कहेंगे तो बाल कटवाएंगे, उनसे आगे निकलेंगे। अगर उस पर तथाकथित ब्राह्मण लहालोट हो रहे हो, डालडा ब्राह्मण, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उसकी भाव भंगिमा देखिए। एआई पंडित होते हैं, एआई पंडित पंडित कहेंगे, और उसके बाद वो हंसी देखिए, वो विषैली हंसी। और इस दो कौड़ी के नाबदानी कीड़े भाटी की विषैली हंसी देखिए, जब वह ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से कर रहा है। वो दोनों हंसियां मिलाइए, वो दोनों हंसी बराबर है। इनको ये बिल्कुल पता है कि हमें ब्राह्मणों का विरोध करना है, हमें सामान्य वर्ग का विरोध करना है, और हमारा जो कोर वोटर है और कुछ ब्राह्मण ठाकुर जो भी हैं। अब चूंकि आपने जाति की बात फैलाई है, तो मैं मतलब हालांकि इस तरह की बात पसंद नहीं करता, लेकिन मैं नाम ले लेके कह रहा हूं क्योंकि बात क्लियर होनी चाहिए। उनमें से भी भदौरिया टाइप के सो कॉल ठाकुर बैठे ही हुए हैं। आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? माता प्रसाद पांडे ही है ना। और भी अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी से कम 5-6 विधायक तो होंगे ब्राह्मण। इनमें से किसी की रीढ़ में, हड्डी में तनिक भी जोर है? इतनी सी लज्जा इनको आई? क्या ये केवल ये नहीं कह सकते थे कि ये बयान बहुत ही घटिया है और भाटी को अविलंब कम से कम प्रवक्ता पद से हटाओ? इतनी भी हिम्मत नहीं हुई है इन लोगों की। नहीं, तो नहीं, सपा की एक बहुत बड़ी लॉबी भाटी के बचाव में उतर आई है। जी, सपा की ही नहीं सर, राजद की। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग उतरे हुए हैं, कांग्रेस के लोग उतरे हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं केवल सपा की? सारे विपक्षी दल उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, वो कहा, उन्होंने कहावतें कही, उन्होंने लोकोक्तियां कही, फिर कुछ और बयानबाजी। ये वही लोग हैं जो श्री रामचरितमानस के अपमान पर भी इसी तरह की बहसबाजी करते हैं। क्या ये कुरान के मसले पर कर सकते हैं कभी वैसी बहसबाजी? नहीं कर सकते हैं। ये श्री राम के नाम पर अभी एक वो 2 कौड़ी का सो कॉल्ड पढ़ाने वाला है, अवध बोझा,
वो हरामखोर किसी चैनल पर बैठकर आए बाएं साएं बक रहा था और उस पर बैठ के लोग ताली बजा रहे थे कि हमने फलाने को मारा, हमने कब मारा बे, कब मारा बे। उसको अगर 10 जूते रसीद करके पूछ दिए जाएं कि तुमको कब मारा बे, कब मारा बे, बुझा क्यों? सारी ऐतिहासिकता, सारी वैज्ञानिकता इन लोगों को हिंदुत्व के साथ चाहिए, लेकिन मोहम्मद पर इनको ये जुबान नहीं खुलेगी। नुपुर शर्मा का अपराध क्या था भाई? कुरान से ही तो, हदीस से ही तो किया था ना कोर्ट, कि कहीं और से कर दिया था। उसके बाद वो कॉन्डोम द्विवेदी जो है, उसने बिठा के जिस तरह दिव्य विकास अपकीर्ति जो है, जिसने रामायण के बारे में बहुत अनाप शनाप बोला, उसको बिठा के जैसे रामायण पढ़वाई थी, उसमें हिम्मत कि नुपुर शर्मा को बुलाता और कुरान खोल देता? हाँ, नहीं थी। हदीस खोल देता, हदीस खोल देता? नहीं थी। नुपुर जिसने खोली उसको नुपुर तो शर्मा को भी, एक मिनट, नुपुर शर्मा को भी ये मौका मिलना चाहिए था कि वो वहां बैठ के हदीस कोट करती कि मैंने देखिए ये वाली हदीस कोट की थी। बिल्कुल, लेकिन जिसने वो कोट किया उसको तो इन लोगों ने इतने चाकू मारे कि वो मरते मरते बचा, और उसके बाद वो पता नहीं कौन सा मामला खुला, कौन है नहीं है, और हमारी दिल्ली पुलिस इतनी काबिल हो गई कि ले गई। खैर वो एक अलग मसला है, वो कानूनी विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि ये लोग बार बार धकेल रहे हैं कि हिंदुओं के अंदर भी वही भाव आ जाए, और आ जाएगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जब, क्योंकि ये जेन जी जिसको कहते हैं ना, जिसको कल वो कंजरवाल ने फिर से आह्वान किया है कि हमारे जेन जी इस तरह क्यों नहीं करते हैं, वही जेन जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन राजनीतिक विचारधाराओं, इस्लाम और ईसाइयत के की नकल करते हुए, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए भीड़ इकट्ठी न करने लगे, फरमान न देने लगे। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, बहुत दीवार से सटाया जा रहा है जी। 4 मई को जैन जी शाम को 15 मिनट के लिए उतरी थी सड़कों पे बंगाल में। टीएमसी के गुंडों के खिलाफ जैन जी ने उतरने की कोशिश की थी। त्राह त्राह बच गई थी, त्राहिमाम बचाओ, ये क्या हो रहा है? 2 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में क्या कर रही हैं? टीएमसी के गुंडों को दौड़ा के मारा जा रहा है। मैं केजरीवाल जो है यही चाहते हैं कि वाकई जैन जी वाकई जिस दिन सड़कों पर उतर जाएगी ना, केजरीवाल को सर छुपाने की जगह नहीं रास्ता नहीं मिलेगी। मिलेगा। हाँ, और अच्छा, केजरीवाल एक बात, उस वीडियो में केजरीवाल एक बात और कह रहे थे कि कैसा केस बनाया सीबीआई ने, सब जमानत पे बाहर आ गए। अबे तुम भी तो उसी सीबीआई के केस पे जमानत में बाहर आ गए हो। ये सब इनको जुडिशरी जो है जमानत पे छोड़ देती है पेपर आउट करने वालों को, जिससे कि वो अगले पेपर को आउट करने की तैयारी करें। तुमको भी तो उसी जुडिशरी ने जमानत पे छोड़ दिया है कि तुम अगला शराब घोटाला करने की तैयारी करो। खैर केजरीवाल की तो खैर अलग से चर्चा करेंगे। सर फाइनली आपको ये इसमें एक डिजाइन दिखाई देता है, ये राजकुमार भाटी का स्लिप ऑफ टंग नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है साहब, क्या बात करते हैं आप? एक दो थोड़े है। उधर हाँ, स्टालिन का सुपुत्र है, इधर भाटी है, उधर वो मौर्य है, उधर कोई लक्ष्मण यादव है, उधर कोई फलाना है। ये पूरा डिजाइन है भाई। हम लोग युद्ध में हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? युद्धरत हैं हम, और चौतरफा आक्रमण हो रहा है। एक ही आक्रमण नहीं होता है कि आप पर तलवार और चाकू से किया जाए, जी नहीं। विचारों का आक्रमण आप पिछले 200 वर्षों से झेल रहे हैं, 500 वर्षों से झेल रहे हैं, और वही आक्रमण और तेज हो रहा है।
काहे की वैज्ञानिकता बे? हम कहते हैं, हम सीधी सी बात सुनो, वर्जिन मेरी से ईसा का पैदा होना वैज्ञानिकता है? आओ करो उसी पर बहस। मोहम्मद का उस गदही या खच्चड़ी के उड़ के चले जाना चांद पर, चांद के 2 टुकड़े कर देना, ये वैज्ञानिकता है? और तुम प्रभु श्री राम के सबूत मांगोगे, जो राम सेतु आज भी अटल है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने की औकात नहीं। तुम ससुर भादों में पैदा हुए हो, सावन में पैदा हुए हो, भादों में बाढ़ आई और तुम कह रहे हो कि ऐसी बाढ़ तो कभी देखे ही नहीं। अबे जो चीज तुम्हारी दिमाग की सीमा के बाहर है, ये जरूरी थोड़े है कि वो है ही नहीं। एक छोटी कहानी, लघु बोध कथा सुनाता हूं और अपनी बात खत्म करूंगा। एक समंदर में भी मेढक पाए जाते हैं। समंदर का मेढक बहते बहाते पता नहीं कहां से एक गांव में कुएं के मेढकों के बीच जाके गिर गया। कुएं के मेढकों ने पूछा कि भैया कहां से आए हो? तो बोला समंदर से। तो मेढक बोले समंदर क्या होता है? तो बहुत अथाह जल राशि है, बहुत पानी है। तो कुएं के मेढकों ने कहा अच्छा। एक तरफ से दूसरे ने छलांग लगाई, कहा कि इतना बड़ा? तो बोला अरे नहीं नहीं बहुत बड़ा। तो बोला अच्छा इतना बड़ा? तो बोला नहीं नहीं अरे बहुत बड़ा। फिर कहा कि अच्छा इस कुएं इतना बड़ा? तो बोले अरे कुएं की कोई औकात नहीं है भाई, बहुत बड़ा होता है समंदर। कुएं वाले मेढक नाराज हो गए और पटक पटक के पीट के उसको मार दी। वही हाल है हिंदुओं का कि हमारे धर्मशास्त्र, हमारे यहां तुम कहते हो कि इतिहास का लेखन का हमारा मूड ही नहीं था, हमने इतिहास लेखन किया ही नहीं। अबे हमारे पूरे इतिहास पर तो तुमने काली पोत दी है। राज तरंगिणी को कौन पढ़ता है? जो संस्कृत का एक अक्षर नहीं जानता है वो हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया की विदुषी बनी बैठी है, और वो आज भी विदुषी है। जिनके मुंह काले करके गधों पर बिठाना चाहिए उनको हमने बनाया हुआ है एकेडमिशियन, उनको हमने बनाया हुआ है इस देश के महान विद्वान और विदुषी। और आप हमसे बात करेंगे वैज्ञानिकता की और ऐतिहासिकता की? नहीं करनी है बात। हम जो मानते हैं वो मानते हैं। हमें इस बात पर बहस ही नहीं करनी है कि गोमांस भक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तुम क्या इस बात पर बहस करते हो कि सुअर का मांस कितना फायदेमंद है, और सुअर यूरोपियन देशों में खाया जाता है, हमारे यहाँ की भी एक समुदाय के लोग खाते हैं। तुम करोगे बहस? है तुम्हारी हिम्मत? तुम नहीं करोगे। लेकिन तुमको गोमांस को एकदम बहस में लाना है। तुम गाय के कटे हुए सिर लेकर केरल में घूमोगे, अभागो नराधमो। और ये कौन कर रहे हैं? हिंदू नामधारी लोग कर रहे हैं। इसलिए समस्या बहुत विकराल है भारत का, लेकिन सनातन इससे बड़े बड़े हमले झेल चुका है और वह अपने उपाय कर लेता है। इसीलिए अभी के दौर में मोदी पैदा होते हैं, योगी पैदा होते हैं, हिमंता पैदा होते हैं और शुभेंदु अधिकारी पैदा होते हैं, पुष्कर धामी पैदा होते हैं। जी तो चलिए साहब, ये विमर्श तो चलता रहेगा, परंतु हिंदुओं को अब इनकी आंखें खुल जानी चाहिए और इस पूरे षड्यंत्र को समझने की जरूरत है, इस पे बात करने की जरूरत है, इसको जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। हम लोग ये अपना प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। व्यालोक जी, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय सिया राम।